हेलो नमस्कार, मैं मुकेश कुमार आपका मुकेश मैच पे स्वागत करता हूँ। तो क्या चल रहा है दोस्तों, सब बढ़िया चल रहा है। पिछला वीडियो हमारा बीच में अटक गया था। मैं आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर के 3 रूल दिखा रहा था, तभी हमारा बैटरी बैकअप चला गया, फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, तो वीडियो भी गया उसी के साथ में। तो हम वीडियो को वहीं से शुरू करने वाले हैं जहाँ पे मैंने आपको छोड़ा था। तीसरे रूल पे मैंने आपको छोड़ा था, है ना। तीसरा रूल बता रहा था मैं आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बारे में। तो देखो तीसरा रूल क्या है, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट 2 डिजिट वही होते हैं जो 1 से 24 तक की परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट 2 डिजिट में होते हैं। ये मैं आपको बता रहा था। बाकी बाद में रिपीट होते रहते हैं। जो 1 से 24 तक होते हैं ना परफेक्ट स्क्वायर में लास्ट के 2 डिजिट, वही बाकी परफेक्ट स्क्वायर में जितने भी है ना सारे के सारे रिपीट होते रहते हैं। ठीक है। तो इसी बात पे आपके सामने एक सवाल है तीसरे रूल पे। द 10th डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज 7, देन हाउ मैनी पॉसिबल वैल्यू फॉर यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो देखो बोल रहा है कि 10th प्लेस का मतलब मेरी कोई संख्या है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये इसका 10वां स्थान है। 10वें स्थान पे कौन सी संख्या लिखी हुई है? 7 ये लिखी हुई है, और ये हो गया इसका इकाइकांक। ये सवाल में पूछा है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि 7 के साथ में इकाइकांक क्या हो सकता है। पहली बात तो मैंने आपको लिखाया था कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर की इकाई के अंक कितने होते हैं। आप बोलोगे सर आपने इकाई के अंक लिखवाए हैं, कौन कौन से होते हैं इकाई के अंक? 0, 145, 69, ये इकाई के अंक हो सकते हैं। ये मैंने आपको लिखाए थे भाई। जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर में हमने 3 ऑब्जर्वेशन किए थे वो यही तो किए थे। तो ये इकाई के अंक हो सकते हैं। इसका मतलब कि 7 के साथ में 0 आ सकता है, या फिर 7 के साथ में 1 आ सकता है, या फिर 7 के साथ में 4, 7 के साथ में 5, या फिर इतनी पॉसिबिलिटी हमारी बन सकती है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये 6 पॉसिबिलिटी हमारी बन सकती है। अब आपको लास्ट के 2 डिजिट मिल गए। क्या मिल गया आपको? लास्ट के 2 डिजिट। लास्ट के 2 डिजिट में भाई ये 2 अंक की तो है ना। इस परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट के 2 अंक हमें मिल गए। अब आप ये बताओ कि इनमें से कौन से 2 अंक ये है, मतलब कौन से 2 अंक या फिर कौन सी संख्या 1 से 24 तक के परफेक्ट स्क्वायर नंबर में आती है। आप बोलोगे सर 1 से 24 तक के परफेक्ट स्क्वायर नंबर में 70 तो नहीं आता, मतलब ये मेरी संख्या नहीं हो सकती। 71 भी नहीं आता, नहीं आता। ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। 79 भी नहीं आता, लेकिन 76 आता है। 76 किसके स्क्वायर में आता है? आप बोलोगे सर 24 के स्क्वायर में। 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576। तो लास्ट के 2 डिजिट कितने आ गए? 76। तो ये 76 1 से 24 तक के परफेक्ट स्क्वायर नंबर में होते हैं। मिल गए ना लास्ट के 2 डिजिट। तो इसका मतलब कि यूनिट डिजिट के लिए केवल एक ही संख्या पॉसिबल है, वो कौन सी है? 6। ठीक है। यूनिट डिजिट के लिए केवल केवल और केवल एक ही मान पॉसिबल है, जिसको हम बोल सकते हैं 6। तो यहाँ पे क्या आएगा? 6 आएगा। समझ में आई बात? तो इसी पे एक सवाल और ले लेते हैं इसी टाइप पे। AB5n इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, हाउ मैनी वैल्यूज ऑफ n इज पॉसिबल। तो AB5n आपको क्या दिया गया है कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। मतलब जो संख्या आपको दी गई है AB5n, यहाँ पे आपको n का मान पूछा है, मतलब इकाई का अंक पूछ रहा है। अब इकाई का अंक एक परफेक्ट स्क्वायर संख्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या होती है, उसके इकाई का अंक कौन कौन से होते हैं? मैंने आपको बताया था 0, 145, 69, यही आपको बताया था। ये इसके इकाई के अंक हो सकते हैं। तो कितने मान पॉसिबल है? आप बोलोगे सर 5 के साथ में 0 आ सकता है, 5 के साथ में 1, या 5 के साथ में 4, या 5 के साथ 5, 5 के साथ 6, या 5 के साथ 9। अब हमें इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट के 2 डिजिट मिल गए। ये लास्ट के 2 डिजिट वही होने चाहिए जो 1 से 24 तक की परफेक्ट स्क्वायर नंबर में होते हैं।
तो आप बताओ 1 से 24 तक किसी के लास्ट के अंदर 50 आता है क्या? आप बोलोगे सर नहीं आता। 51 नहीं, 54 नहीं, 55 ये भी नहीं, 59 ये भी नहीं, 56 56 किस में आता है? 56 आप बोलोगे सर 16 के स्क्वायर में आता है 256। 16 का स्क्वायर होता है ना 256, तो लास्ट के 2 डिजिट कितने होते हैं? 56। तो 1 से 24 तक ये आता है। इसका मतलब n का मान क्या आएगा यहाँ पे? 6। n के कितने मान संभव है? केवल और केवल एक मान संभव है, और वो मान कौन सा है? 6। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि इस कॉन्सेप्ट पे आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। और नंबर सिस्टम बिल्कुल लल्लू सा चैप्टर है, ज़्यादा कुछ खास है नहीं इसमें, आप ज़्यादा टेंशन लो मत। नंबर सिस्टम को आप ये समझो कि ये लल्लू सा चैप्टर है, कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम इसी रूल पे, मतलब जब मैंने दूसरा रूल बताया था आपको, दूसरा बता नहीं, पहला रूल बताया था मैंने आपको। पहला रूल कौन सा बताया था? जब हम किसी संख्या को 9 से, जब किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है? 1407, 1407, ये हमारा रिमाइंडर बचना चाहिए, ये बताया था। तो इसी कॉन्सेप्ट में हम एक सवाल कर लेते हैं। देखो अगला, द स्क्वायर रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन ए रेशनल नंबर। अब अगर हम किसी का स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल निकालेंगे, वो एक परिमेय संख्या आनी चाहिए। इसका मतलब कि वो संख्या क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। भाई जब किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का हम अंडर रूट निकालते हैं तभी तो एक परिमेय संख्या आती है, रेशनल नंबर आता है। तो ये क्या जो ऑप्शन में दी गई है, ये क्या है हमारे पास में? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो आप चेक करो कि कौन सी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, वही सवाल का आंसर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर डी पर आप नज़र दौड़ाओ। आप बोलोगे सर लास्ट में 28 आ रहा है, लास्ट के 2 डिजिट, तो 1 से 24 तक किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में 28 आता है क्या? आप बोलोगे सर नहीं आता। इसका मतलब ये ऑप्शन तो मेरा कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया ना? अरे भाई किसी में आता है क्या? नहीं आता। आप इसमें देखो 24 आ रहा है, 24 आता है 324 में, 18 का स्क्वायर होता है ना? तो ये नहीं। 49 7 का स्क्वायर होता है 49, इसमें भी 49 7 का स्क्वायर 49। तो ये तीनों ऑप्शन के लास्ट 2 डिजिट से हम इन्हें कैंसिल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। दूसरा, पहला रूल मैंने आपको बताया था कि 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आता है? 1407। इसको मैं 9 से डिवाइड करता हूँ तो देखो 9, 5 और 4 9, 6 2 8, तो इसमें रिमाइंडर कितना आएगा? 8। रिमाइंडर कितना आ रहा है? 8। जबकि रिमाइंडर परफेक्ट स्क्वायर नंबर में कितना आता है? 1407। तो उसमें कहीं पर 8 है क्या? नहीं है। इसका मतलब पहला ऑप्शन भी मेरा नहीं हो सकता। अब अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है 1250.49। तो देखो 9 तो गया, 5 और 4 9 गया, 1 और 2 कितना होता है? 3, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 3। भाई 9 से डिवाइड करना मैंने आपको सिखाया था, या फिर नंबर सिस्टम में हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे। 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि अंकों के योग को आप डिवाइड करो, ये होता है। अब ये देखो इसमें कितना आया? 3, जबकि कितना आना चाहिए? 1407 में से कोई एक आना चाहिए, तो 3 रिमाइंडर आया। इसका मतलब ये भी मेरा ऑप्शन नहीं है। तो मेरे पास में केवल और केवल एक ही ऑप्शन बचा, ये वाला। तो ये मेरी क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब इसको मैंने ऐसे कर दिया। अब अगर आपको ये रूल नहीं पता हो या स्टेटमेंट नहीं पता हो तो आप कैसे करोगे? इनका सबका अंडर रूट निकाल के चेक करोगे भाई किसका पूरा पूरा निकल रहा है? ये बिल्कुल मूर्खता वाली बात होगी। होगी या नहीं होगी? होगी ना? तो अपने को मूर्ख नहीं बनना है, अपने को स्मार्ट बनना है। ठीक है, तो अगले सवाल की ओर बढ़े। यह सवाल हम बाद में कर लेंगे, अब हम डायरेक्ट पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल। चलो आप हेडिंग लगा लो, छोड़ो सबको छोड़ दो, आप हेडिंग लगा लो डिविजिबिलिटी रूल। क्या हेडिंग लगा लो? डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम। ये वाली हेडिंग लगा लो आप, विभाज्यता के नियम, जिसमें हम पहला रूल किसका पढ़ेंगे? पहला पढ़ेंगे जीरो का, जीरो का। ठीक है, जीरो का तो सबको पता होगा भाई, विभाज्यता का नियम क्या होता है। जीरो एकमात्र ऐसी संख्या है, इसको आप किसी से भी डिवाइड करो ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। तो जीरो, यहाँ पे आप लिख लो 0, जीरो के अलावा, जीरो के अलावा सभी
संख्या से या सभी संख्याओं से सभी संख्याओं से पूरी तरह विभाजित है। पूरी तरह क्या है? विभाजित है। ये होता है जीरो का डिविजिबिलिटी रूल। पूरी तरह विभाजित है। भाई आप जीरो के अंदर 10 का भाग दो, जीरो आएगा। जीरो के अंदर 5 का भाग दो, जीरो आएगा। जीरो के अंदर किसी का भी भाग दो, जीरो ही आने वाला है। तो ये क्या है? पूरी तरीके से क्या है? विभाजित है। अरे भाई पूरी तरीके से विभाजित है या नहीं? है ना। लेकिन इसके आप आगे एक लाइन लिख लो, लेकिन जीरो के अलावा, मैंने क्या लिखा? जीरो के अलावा सभी संख्याओं से पूरी तरह विभाजित है, लेकिन जीरो से कोई भी संख्या विभाजित नहीं है। जीरो तो सबसे विभाजित है, लेकिन जीरो से कोई भी विभाजित नहीं है। जीरो से कोई भी संख्या विभाजित नहीं है। विभाजित का मतलब डिविजिबल नहीं है। समझे? ठीक है। तो जीरो का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ इसी उम्मीद के साथ में कि आपको समझ में आ रहा है। अब हम बात करने वाले एक का डिविजिबिलिटी रूल। एक के डिविजिबिलिटी रूल जानने से पहले आप ये चीज़ जान लो कि हम अनंत किसे बोलते हैं और अपरिभाषित किसे बोलते हैं। भाई बच्चों को ये डाउट है कि सर हम अनंत किसे बोलेंगे और अपरिभाषित किसे बोलेंगे। तो ये मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। आज देखो, आप पहले तो एक चीज़ मुझे ये बताओ, जैसे 15 है, 15 में मैंने 3 का भाग दिया तो मेरे पास में कितना आएगा? आप बोलोगे सर आपके पास में 5 आएगा। ठीक है। अब आप ये देखो कि 3 को जब मैं 5 से गुणा करता हूँ तो मेरा आंसर कितना आता है? 15 आता है ना। अगर इसी आप एक एग्जांपल और देखो, 6/3 बराबर कितना आएगा? 2। अगर 3 को जब मैं 2 से गुणा करता हूँ तो मेरा कितना आएगा? 6 आएगा। और यहाँ पे 3 को 5 से गुणा करता हूँ तो कितना आएगा? 15 आएगा। आप एक चीज़ और देख लो, 9 को जब मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा? 3 आएगा। जब 3 को 3 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा? 9 आएगा। यही चीज़ आप यहाँ पे समझने की कोशिश करो कि जब मैं एक को या फिर आप जीरो को जब मैं 1 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा? 0 आएगा। जीरो को जब इससे गुणा करूँगा तो कितना आएगा? 0 आएगा। तो ये बात तो मेरी सही है या नहीं? अब अगर जीरो को मैं किसी और संख्या से गुणा करूँ, जीरो को मैं 2 से गुणा करूँ, भाग करूँ, तो कितना आएगा? 0 आएगा। इसको गुणा करने पर कितना आएगा? 0 आ रहा है। 0 आ रहा है। अब इतने एग्जाम्पल समझने के बाद आप ये समझना कि जब एक को मैं 0 से भाग करूँ तो कितना आएगा? आप बोलोगे सर अनंत आएगा। अब 0 को जब मैं अनंत से गुणा करूँगा, भाई 0 है और यहाँ पे अनंत है, अनंत कोई गिनती तो है नहीं, पता नहीं कहाँ तक जाएगा। तो इनको गुणा करने पे मान लिया हमने लगभग 1 के आसपास आएगा। ठीक है। अब लेकिन इसी का जस्ट उल्टा है। अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ कि 0/0, सुनना ढंग से मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पर मैं जब 0 को अनंत से गुणा करूँगा तो लगभग 1 के आसपास आ जाएगा, तो हमने 1 लिख दिया। लेकिन यहाँ पे क्या है? 0/0। अगर मैं बराबर में 1 लिखूँ, अब आप देखो 0 को 1 से गुणा करो कितना आएगा? 0 आएगा। अगर मैं 0/0 को 2 लिख दूँ, 0 को 2 से गुणा करो कितना आएगा? 0। अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूँ, 0 को 3 से गुणा करो कितना आएगा? 0। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि 0/0 के कितने भी मान हो सकते हैं। ये कोई मतलब परिभाषित नहीं है कितने मान होंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे? अपरिभाषित। इसको हम क्या बोलेंगे? अपरिभाषित। और इंग्लिश मीडियम वाले लिख लो इनडिटर्मिनेंट। इनडिटर्मिनेंट। तो ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? भाई 0/0 के कितने सारे मान है? देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलता जाएगा, इतने सारे मान है। तो ये कोई परिभाषित नहीं है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? अपरिभाषित। बात समझ में आई? चलो आई तो अच्छी बात है, नहीं आई तो कोई बात नहीं, ये कोई एग्जाम में पूछने वाली बात तो है नहीं। मैंने आपको ये सही बता दिया आपके नॉलेज के लिए। ठीक है। अब हम पढ़ने वाले एक का डिविजिबिलिटी रूल। एक का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है?
एक के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में हम पढ़ेंगे। लिखो, एक से दुनिया की जितनी भी संख्या है सारी की सारी विभाजित होती है। ये लाइन इसमें लिख लो, एक से सभी संख्याएं, सभी नंबर, मुझे इंग्लिश में लिखना अच्छा लगता है, ठीक है, तो आप हिंदी में लिख लेना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। एक से सभी नंबर या सभी संख्याएं विभाजित होती है, विभाजित होती है, विभाजित होती है। ये लाइन इसमें लिख लो। एक का डिविजिबिलिटी रूल कुछ खास नहीं है। अब हम पढ़ने वाले हैं दो का डिविजिबिलिटी रूल। यहाँ पे क्या है, 2 की घात 1, ठीक है। तो 2 की घात 1 है, इसका मतलब लास्ट डिजिट जो इकाई का अंक है, लास्ट डिजिट 2 से विभाजित होना चाहिए, 2 से विभाजित होना चाहिए। इतनी बात क्लियर कट है, बिल्कुल। 2 की घात अगर 1 है तो लास्ट का एक डिजिट 2 से विभाजित होना चाहिए, तो वो पूरी संख्या क्या होगी, 2 से डिवाइड होगी। अब अगर यहीं पे मैं बात करूं 4 की 2 की घात 2, आप यहाँ पे लिख लो 4 का डिविजिबिलिटी रूल या 2 की घात 2, तो इसमें मैं क्या लिखूंगा, लास्ट के टू डिजिट 2 से विभाजित होने, सॉरी, तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल लिख रहे हैं ना, तो 4 आएगा यहाँ पे। लास्ट के 2 डिजिट 4 से विभाजित होने चाहिए, 4 से विभाजित होने चाहिए। अगर लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित है, इसका मतलब वो पूरी संख्या क्या है, 4 से विभाजित है। इतनी बात सबको समझ में आएगी। चलो देखो, अगर मैं यहाँ पे 2 की घात 3 लिख दूँ, 2 की घात 3, 8 का डिविजिबिलिटी रूल है ये, ठीक है। 2 की घात 3 का मतलब घात 3 आ रही है, इसका मतलब लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट 8 से विभाजित होने चाहिए, 8 से विभाजित होने चाहिए, ठीक है। तो जितनी घात आ रही है 2 की, उतने ही अंक विभाजित होने चाहिए। अगर 2 की घात 1 है तो लास्ट का एक डिजिट 2 से डिवाइड होना चाहिए। 2 की घात 2 है, इसका मतलब 4, 2 की घात 2 कितना होता है, 4, तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बनेगा, लास्ट के 2 डिजिट 4 से विभाजित होने चाहिए। अगर 2 की घात 3 है, इसका मतलब क्या है, 8, तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बनेगा, घात में 3 है, इसका मतलब लास्ट के 3 डिजिट 8 से विभाजित होने चाहिए, ठीक है। अब हम किसकी बात करेंगे, चलो आप 2 की घात 4 की बात कर लो। 16 का भी डिविजिबिलिटी रूल लिख लो, लास्ट के 4 डिजिट 16 से विभाजित होने चाहिए, 16 से क्या होना चाहिए, 16 से विभाजित होने चाहिए। अगर लास्ट के 4 डिजिट 16 से विभाजित है, इसका मतलब पूरी संख्या क्या है, 16 से विभाजित है। हम एक एग्जाम्पल भी कर लेंगे, आप टेंशन मत लो। 2 की घात 5 का भी लिख लो, 32 का डिविजिबिलिटी रूल है ये, लास्ट के 5 डिजिट 32 से डिवाइड होने चाहिए, 32 से विभाजित होने चाहिए। अगर लास्ट के 5 डिजिट 32 से विभाजित है, इसका मतलब वो पूरी संख्या क्या है, 32 से विभाजित है। तो ये इतने सारे मैंने आपको करवा दिए, ये आगे चलते जाएंगे। 2 की घात 6, आपको जिसका मतलब बनाना है आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम इस पर एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो आप पहला एग्जाम्पल लिखो, जैसे मैंने बहुत बड़ी संख्या लिख दी, मैं आपको 32 का बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपको लिख दिया 94,0065621632000 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 40।
ये मैंने इतनी बड़ी संख्या लिख दी और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जब मैं इसमें 32 का भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा। 32 का भाग देने पर रिमाइंडर कितना आएगा ये आपको फाइंड करना है। जिस भी मेरे महान बंदे को 32 का पहाड़ आता है तो वो इसका 32 में भाग दे के देख लेगा कितने रिमाइंडर आएगा या नहीं आएगा। रिमाइंडर मतलब आपसे शेषफल पूछ रहे हैं तो वो इसमें भाग दे के देख सकता है। लेकिन जिसको ये डिविजिबिलिटी रूल पता है कि 2 की घात 5 होती है 32, तो लास्ट के 5 डिजिट में अगर 32 का भाग जाता है तो वो पूरी संख्या क्या होती है, 32 से विभाजित होती है। तो वो क्या करेगा, लास्ट के 5 डिजिट में भाग दे के देख लेगा 32 का कि रिमाइंडर कितना आएगा या नहीं आएगा। भाई रिमाइंडर 0 आ रहा है इसका मतलब पूरी पूरी तरीके से विभाजित है, लेकिन जो रिमाइंडर आना होगा वो आ जाएगा। लास्ट के 5 डिजिट ये है, तो लास्ट के 5 डिजिट है 0 0 0 4 0। इसमें आपको 32 का भाग देना है, रिमाइंडर आ जाएगा। तो शुरुआत में जो संख्या में जीरो होते हैं उनका कोई मतलब नहीं होता है, तो इन 3 जीरो का तो कोई मतलब नहीं है। बचा 40, तो 40 में भाग जाएगा एक बार और मेरा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 8। तो इस सवाल का आंसर क्या है, रिमाइंडर क्या है 8। तो ये समझ में आया। अरे भाई ये इतना बड़ा एग्जाम्पल, ये समझ में आया या नहीं आया, आ गया। चलो आगे बढ़े फिर। तो हमारा 2 का डिविजिबिलिटी रूल हो गया, हम 3 के डिविजिबिलिटी रूल पे बात करते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल समझो आप। सबको पता है कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि सर आप अंकों का जो योग होता है, क्या बोलेंगे सर, जो अंकों का योग होता है, कोई भी संख्या दी गई है उसके अंकों का जो योग होता है उसको हम भाग करके देख लेंगे, यही बोलोगे आप। लेकिन कोई ये मुझे बताएगा कि ये अंकों का योग वाला कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, कोई है क्या, अरे किसी में है क्या दम, तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। चलो मैं बता देता हूँ। देखो मेरे पास में कोई संख्या है 2 अंकों की, x और y। इस संख्या को मैं क्या लिख सकता हूँ, आप बोलोगे सर इस संख्या को आप 10x + y आप लिख सकते हो, इतना तो पता है ना भाई, इसको मैं इसे लिख सकता हूँ। अब ये देखो 10x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9x प्लस 1x बच गया उसको यहाँ पे लिख दो x + y, लिख दिया। तो ये मेरी संख्या आ गई, यही मेरी संख्या है। अब देखो 9x तो 3 से पूरी पूरी डिवाइड है, लेकिन जो ये अंकों का योग है x और y, इसके अंकों का योग ही तो है। अगर ये मेरा 3 से डिवाइड हो गया तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड होगी, होगी या नहीं होगी, होगी। तो ये अंकों का योग वाला कॉन्सेप्ट यहाँ से आया। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे x और y z 3 अंकों की कोई संख्या है, इसको मैं लिख सकता हूँ 100x + 10y + z, ये इसको मैं लिख सकता हूँ। अब 100x को मैं क्या लिख सकता हूँ ये बताओ, आप बोलोगे सर इसको आप लिख दो 99x + x + 10y को मैं लिख सकता हूँ 9y + y + z, ये लिख सकता हूँ। अब 99x तो यहाँ पे पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, और जो ये 9y है ये भी यहाँ पे पड़ा रहेगा, लेकिन x को मैं उसके साथ में लिख रहा हूँ तो क्या आ जाएगा x + y + z। अब अगर मैं इसको 3 से भाग करूँ तो ये मेरी 3 से पूरी पूरी डिवाइड है, ये भी मेरे 3 से पूरी पूरी डिवाइड है। अब ये अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड हो गया तो ये पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये 3 वाला कॉन्सेप्ट यहाँ से आया। अब आप ये देखो 9 का कॉन्सेप्ट भी यहीं से आ रहा है। भाई ये संख्या 9 से पूरी पूरी डिवाइड है, अंकों का योग ही होना तो बाकी है। इसमें देखो ये भी 9 से डिवाइड है, ये भी 9 से डिवाइड है। अगर ये 9 से डिवाइड हो गया अंकों का योग तो पूरी संख्या भी क्या होगी, 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सेम ही है। क्या करना होता है, सम ऑफ डिजिट, बस आपको यही चेक करना होता है अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट, ठीक है। तो आगे बढ़े हम या फिर इस पे सवाल कर लें। भाई जितने डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बता दिए, आगे मतलब और भी बताऊं या फिर मतलब इसी पे सवाल कर ले, ये बताओ आप। तो इसी पे सवाल कर ले पहले, चलो पहले इन्हीं पे सवाल कर लेते हैं जितने होते हैं उतने। तो पहला ही सवाल आपके सामने है, 3 के डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर है ये सवाल। चलो देखो क्या आएगा, इसका आंसर बताओ, कौन बताएगा इसका आंसर, जल्दी से बताओ फटाफट। चलो मैं बता देता हूँ, देख लो।
ये बोल रहा है कि ये जो संख्या दी गई है डिविजिबल बाय 3, 3 से ये डिविजिबल है पूरी पूरी। देन द सम ऑफ पॉसिबल डिजिट्स इन प्लेस ऑफ एक्स, तो एक्स के स्थान पर कौन कौन से अंक आ सकते हैं उनका क्या बताना है आपको, सम बताना है, उनका योग बताना है। इतना सही सवाल है, ठीक है। तो देखो आप पहले तो 3 का भाग दो, तो 8 1 4 6 2, यहाँ पे x 704, इसमें मुझे क्या करना है 3 का भाग देना है, तो रिमाइंडर कितना आएगा ये आपको बताना है। यहाँ पे आप लिख लो रिमाइंडर। अब जो 3 3 से कट रहे हैं उन्हें काट दो, देखो 6 3 से कट रहा है हटा दो, 4 और 2 6 ये भी कट गया, 8 और 1 9 ये भी 3 से कट गया, और 7 और 4 कितना होता है 11, 11 में 9 तक तो कट जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा 2। भाई 7 और 4 11 हुए, 11 में 9 तक तो पूरी पूरी 3 से कट जाएगी, बचे कितने 2, तो 2 बच गया और 0 का कोई मतलब नहीं है, x बच गया, तो रिमाइंडर आ जाएगा 2 + x। ये मेरा रिमाइंडर आ गया। अरे भाई ऐसे आपको डायरेक्ट काटना नहीं आ रहा है तो आप सबको जोड़ के x लिख के उसमें 3 से भाग करना, रिमाइंडर ये आएगा, ठीक है। भाई आप इनको जोड़ोगे अलग अलग, 8 और 1 9 हो गया, ये 3 से कट ही जाएगा, 6 ये भी 3 से कट जाएगा, 4 और 2 6 से कट जाएगा, 7 और 4 11 होते हैं जिसमें 9 तक तो कट जाएगा, बचा कितना 2, ये तो होता ना। या फिर आप पूरे अंकों का योग करके वैसे कर लेना, मुझे वो बकवास लगता है। देखो डायरेक्ट देखो, आर रिमाइंडर कितना आ गया 2 + x। अब x के स्थान पर मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, x के स्थान पर x क्या है, एक अंक है, अंक, तो x के स्थान पर मैं लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, बस ये 10 अंक होते हैं, ये भी मैं x के स्थान पर लिख सकता हूँ। अब लिखने के बाद में ये संख्या 3 से डिवाइड भी होनी चाहिए। अगर मैं 1 लिखूँगा तो 2 और 1 कितना होता है 3 होता है, तो यहाँ पे 1 में लिख सकता हूँ, ठीक है, 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं 2 लिखूँ तो 2 और 2 कितने हो गए 4, 4 3 से डिवाइड नहीं होता है भाई, तो 4 मेरा नहीं हो सकता। 3 लिखूँ 3 और 2 5, ये भी नहीं हो सकता। 4 4 और 2 6 होते हैं, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब 4 आ सकता है। 5 लिखूँ 5 और 2 7, नहीं। 6 लिखूँ 6 और 2 8, नहीं। 7 और 2 9 होते हैं, ये 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 8 और 2 10, नहीं हो सकता। 9 और 2 11, नहीं हो सकता। 0 और 2 2, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो मेरे पास में कितनी वैल्यू पॉसिबल हो गई, आप बोलोगे सर आपके पास में 3 वैल्यू है, एक तो 1 है, एक 4 है और एक 7 है। इन सब का आपको क्या पूछ रहा है, वो सम पूछ रहा है। सम का मतलब क्या होता है, इन्हें जोड़ना होता है। 1 4 5, 5 और 7 12, तो इनका सम कितना हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी, सी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये सवाल सबको समझ में आया। अब हम 9 पे एक सवाल और कर लेते हैं, फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बहुत ही खूबसूरत आपके सामने है। देखो इफ़ ये संख्या दी गई है इज डिविजिबल बाय 9, अगर ये संख्या 9 से पूरी पूरी डिवाइड है, देन द डिजिट इन प्लेस ऑफ y, तो y के स्थान पर क्या आएगा, ये सवाल में पूछ रहा है। तो बिल्कुल लल्लू सा सवाल है, देखो कुछ नहीं करना है इसमें। क्या संख्या क्या देगी, 4 4 8 5 3 1 y 7 2, ये मेरी क्या है संख्या है, और y के स्थान पर क्या आ सकता है। भाई 9 से डिवाइड है, इसका मतलब अंकों का योग भी 9 से कटेगा, तो 7 और 2 9, ये तो 9 गया, ठीक है। 5 और 4 9, ये भी गया। और क्या होता है 8 और 1 9, ये भी गया। 7 और 3 कितने होते हैं 10 होते हैं, 7 और 3 10 होते हैं। अगर 10 में से 9 तो गया, बचा कितना 1 + y, ये मेरे पास में क्या आ गया, अंकों का योग आ गया, रिमाइंडर आ गया 1 + y। अब y के स्थान पर मैं क्या लिखूं कि ये पूरी 9 से डिवाइड हो जाए, मैं तो 8 लिख सकता हूँ। 8, 8 और 1 9 कितना होता है, 8 और 1 9 हो जाएगा, 9 9 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब y के स्थान पर केवल एकमात्र संख्या उपस्थित है, वो कौन सी 8, तो यहाँ पे y का मान कितना आ जाएगा 8। समझ में आया। एक सवाल और ले ले, फिर इसी बात पे समझ में आ रहा है तू, ले ले पक्का, चलो ठीक है। तो देखो अगला सवाल आपके कदमों में प्रस्तुत है।
हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ए एंड बी आर पॉसिबल इन द नंबर दिस इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। तो ये संख्या क्या है, 9 से पूरी तरीके से डिवाइड है। तो देखो 763 A1 B2 ठीक है। ये 9 से पूरी डिवाइड है, इसका मतलब अंकों का योग 9 से कटेगा, मतलब 6 और 3 9 तो गया, 7 और 2 ये 9 भी गया। तो बचा कितना मेरे पास में, A+B+1 मेरे पास में ये बच गया। ठीक है, अब ये वाला मान कितना कितना हो सकता है, या तो इसका मान 9 होगा या इसका मान 18 होगा। 27 तो नहीं, इतना आगे तक जाएगा नहीं। देखो अब अगर इसका मान 9 है तो A+B का मान कितना होगा, एक तो ये हो गया, इसका मान हो जाएगा 8। तो 8 और 1 9 कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 9 से कट जाएगा भाई। 8 और 1 9 हो गया, तो 9 से कट जाएगा ना। अगर इसका मान 18 है तो A+B का मान कितना होगा, 17। ये +1 तो यहाँ पढ़ाइए, ठीक है। अब 9 से कटने के लिए इसका मान कितना होना चाहिए, 9 या 18। अगर ये 9 मान लेता हूँ तो मैं एक तो ये रहा और ये 8 हो जाएगा। अगर मैं इसको 18 मान लेता हूँ तो एक तो ये रहा और ये 17 हो जाएगा। ए और बी क्या है, यहाँ पर अंक है। अगर मैं इनको 9 9 भी ले लूँ ना तो भी ये 18 ही होंगे। तो 27 तक तो कभी पहुँचेगा नहीं, इसलिए मैंने इसको 27 नहीं लिया। इतना क्लियर है। अब तो A+B के आपके पास में कितने मान पॉसिबल है, सवाल में ये पूछ रहा है कि इफ़ द नंबर इज डिविजिबल बाय 9 तो हाउ मेनी पेयर्स ऑफ A एंड B आर पॉसिबल इन द नंबर। अब A+B का योग आपको 8 बनाना है और 17 बनाना है। ये दो ही कंडीशन बन रही है ना हमारे पास में, या तो आपको योग 8 बनाना है या आपको योग 17 बनाना है। तो यहाँ पे मैं कंडीशन लिख रहा हूँ, आप देख सकते हो। योग जब 8 हो, ए और बी और योग कितना है 8 है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको 1 ले लूँ और इसको 7 ले लूँ, ठीक है। एक के बाद इसको मैं 2 ले लूँ और इसको इसको कितना लूँ, आप बोलोगे सर इसको 6 ले लो। 3 4 4 तक ही ठीक है, यहाँ पे 5 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। भाई यही तो आएगा ना। अब आप ये देखो, यहाँ पे मैंने ए का मान 1 लिया और बी का मान 7 लिया। अब यहाँ 4 4 ले लिया। अब यहाँ पे मैं 5 लूँ और यहाँ पे 3 लूँ, तो ये पेयर हमारा बनेगा या नहीं बनेगा, आप बताओ। भाई पहले मैंने ए और बी का मान 3 और 5 लिया, तो यहाँ पे रखो आप 3 और 5 लिख दिया। अगली बार मैंने 5 और 3 लिया, यहाँ पे लिखो 5 और 3। तो दोनों कंडीशन में संख्या तो अलग हो गई ना। संख्या अलग हो गई तो हमारा पेड़ भी बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो बनेगा तो 5 और 3 हो गया। यहाँ पे मैं 6 लूँ और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 7 और यहाँ पे 1। तो 8 के हमारे इतने ही मान बन सकते हैं, बन सकते हैं। इन सब का योग कितना आएगा, आप बोलोगे सर 8। कितनी कंडीशन हो गई हम बाद में गिन लेंगे। अब यहाँ पे आप ले लो 18 वाली कंडीशन, ए बी और इनका योग कितना होगा 18। 18 वाली कंडीशन, 17 वाली लो ना, 18 क्या 17। भाई योग तो आपको 17 करना है ना, +1 तो दिया ही है, तो 17। यहाँ पे अगर मैं 9 लूँ और यहाँ पे कितना लूँ 8, तो 9 और 8 कितना हो जाएगा 17। यहाँ पे मैं अगर 8 ले लूँ और यहाँ पे 9 ले लूँ तो 8 और 9 कितने हो जाएंगे 17। इसके अलावा कोई पेयर बनेगा क्या, आप बोलोगे सर इसके अलावा तो नहीं है। तो टोटल कितने पेयर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पेयर हो गए। 9 ही पेयर हुए हैं। ऑप्शन में देखो, ऑप्शन हमारा दिया है, अच्छा ऑप्शन में 9 है ना, लेकिन यार इसमें मतलब जीरो वाला कॉन्सेप्ट कहीं पर भी नहीं आया, जीरो। अगर मैं जीरो यहाँ पर लूँ तो जीरो के साथ में बी यहाँ पे मुझे नहीं नहीं इतना बड़ा, तो बी तो अंक है ना, 0 से 9 तक ही होगा। अगर यहाँ पे जीरो ले लूँ इसका मतलब यहाँ मुझे 16 लेना पड़ेगा, लेकिन 16 तो एक संख्या है, 2 अंकों की संख्या है, तो ये वाला नहीं बैठेगा, जमेगा नहीं है। जीरो वाला इसमें बन सकता है ना यार, जीरो वाला। अगर मैं यहाँ पे जीरो लूँ तो यहाँ पे मुझे 8 लेना पड़ेगा, अंकों का योग 8 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 8 लूँ तो यहाँ पे जीरो ले लो, अंकों का योग कितना हो जाएगा 8। तो जीरो वाली इसमें बन गई। 9 कंडीशन यहाँ हो गई, 10वीं ये 11वीं ये। तो इस सवाल का आंसर हमारा कितना आ जाएगा, इस सवाल का आंसर हमारा आएगा ऑप्शन नंबर डी।
क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म कर दे। मन तो कर रहा है यहीं ख़त्म कर दे, लेकिन मन कर रहा है कि एक सवाल और कर लेते हैं, मज़ा आ रहा है ना इसलिए। चलो ठीक है, एक सवाल और कर लेते हैं, आज का आखिरी सवाल होगा। ठीक है, तो देखो, इफ़ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9 वेयर y इज एन ऑड नंबर, फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। यह आपको संख्या दी गई है और बोला है कि ये 9 से डिवाइज है, जहाँ पर y एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर का मतलब होता है विषम संख्या। फाइंड द सम, तो योग ज्ञात कीजिए, ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x के जितने भी मान संभव है उन सब का क्या ज्ञात कीजिए? योग ज्ञात कीजिए, योगफल ज्ञात कीजिए। कौन सा फल? योगफल। तो देखो, संख्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे 8 9 4 7 x 5 6 y 1। ये 9 से डिवाइड है, इसका मतलब इसके अंकों का योग भी 9 से डिवाइड होगा। तो जो 9 बन रहा है उनको काट दो। देखो 9 कट गया, 5 और 4 कितना होता है? 9 कट गया, और 8 और 1 कितना होता है? 9, ये भी कट गया। बचा क्या? 7 और 6। तो 7 और 6 कितने होते हैं? 13। 13 में से आप 9 हटा दो, बचा कितना? 4। 4 ही बचा ना, तो मेरे पास में रिमाइंडर कितना आ जाएगा? x प्लस वाई प्लस 4। ये मेरे पास में रिमाइंडर आ गया। अब सवाल में दिया है कि जो 9 है ये मेरा, सॉरी 9 क्या, y इज एन ओड नंबर। ये y क्या है? ओड नंबर है। इसका मतलब y का क्या मान हो सकता है? या तो 1 मान हो सकता है, ये y ओड ना, या फिर 3 हो सकता है, या फिर 5 हो सकता है, या फिर 7 हो सकता है, या फिर 9 हो सकता है। बस इतने ही y के मान हो सकते हैं। और तो इतने होते हैं, 1 3 5 7 9। अब कोई बोलेगा सर 11 क्यों नहीं हो सकता? अरे भाई 11 तो एक संख्या है ना, डिजिट थोड़ी ना है। y एक डिजिट है, एक अंक का डिजिट है भाई। 11 तो 2 डिजिट की संख्या है, तो 11 नहीं लेंगे हम, 9 ही लेंगे। ठीक है, अब आप x के स्थान पर क्या आ सकता है ये बताओ। x के स्थान पर मैं 0 ले लूँ, तो 0 और 1 और 4 कितने हो जाएंगे भाई? +4 तो साइड में चल ही रहा है ना, इसका तो कोई वो ही नहीं है। +4 तो सभी में दिया है, कोई डाउट है क्या? नहीं है, चलो ठीक है। यहाँ पे अगर मैं 0 लूँ, चलो आप रख के देख लो 0, तो 0 1 4 5 हो गया। 5 9 से डिवाइड होता है क्या? नहीं होता सर, तो 0 नहीं आएगा। यहाँ पे आप 1 लेके देख लो, 1, आप डायरेक्ट संख्या लो ना यार। 4 और 1 5 हो गए, तो यहाँ पे कितना आएगा? 4 आएगा भाई। 4 9 से डिवाइड होता है। 4 और 1 5 हो गए, 5 के बाद में 4 ले लो, यहाँ पे 9 जाएगा, तो 9 9 से डिवाइड होता है। 4 3 कितने हो गए? 7। 7 के साथ में आप 2 ले लो, ये भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। 4 और 5 कितने होते हैं? आप बोलोगे सर 9, तो 9 के साथ में आप या तो 0 ले लो या फिर 9 ले लो। 9 लेगो तो आप 18 हो जाएगा, 18 भी 9 से डिवाइड होता है, तो 9 और 0 यहाँ पे आ सकता है। 7 और 4 कितने हो गए? 11। 11 के साथ में आप यहाँ पे 7 ले लो, 11 और 7 कितने हो जाएंगे? 18, तो ये भी एक हो सकता है। 9 और 4 कितने हो गए? आप बोलोगे सर 13, तो 13 के साथ में यहाँ पे आप 5 ले लो, 18 हो जाएगा, 18 भी 9 से डिवाइड होता है। इसका मतलब x के कितने मान आ गए मेरे पास में? 1 2 3 4 5 6 मान आ गए। इनका आपको क्या ज्ञात करना है? सम ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है भाई। सम ही तो ज्ञात करना है। तो देखो 4 और 2 कितने हो गए? 6। 6 के साथ में 0, 6, चलो 0 को छोड़ो। 6 और 9 कितने हो गए? आप बोलोगे सर 6 और 9 हो गए 15। 15 में आप 5 जोड़ो, कितने आएंगे? 20। 20 और 7 कितने हो गए? 27, 27। 27 इस सवाल का हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 27 इज द राइट आंसर। ठीक है, एक सवाल और कर ले अगर आपकी अनुमति हो तो। कर ले भाई, मेरा मन कर रहा है सवाल करने का, आपका मन करे या नहीं करे उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तो सवाल करवाऊंगा। चलो एक सवाल आखिरी देख लेते हैं, 100% आखिरी सवाल होगा आज की क्लास का, पक्का आखिरी है। ठीक है, देखो आज की क्लास का बहुत ही खूबसूरत और आखिरी सवाल, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 16। जब इस संख्या को 16 से भाग दिया जाता है तो आपको क्या करना है? रिमाइंडर याद करना है। भाई मैंने 16 का डिविजिबिलिटी रूल आपको लिखाया था, याद करो। 16 क्या होती है? 2 की घात 4, घात में कितना आ रहा है? 4। इसका मतलब मुझे लास्ट के 4 डिजिट 16 से डिवाइड होते हैं या नहीं होते हैं वो चेक करना है।
लास्ट के 4 डिजिट में भाग देना है, जो आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो लास्ट के 4 डिजिट, इसमें तो लास्ट के 2 डिजिट दिए हैं, 4 कहाँ हैं। अच्छा, ये संख्या ऐसे चल रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अच्छा, तो 93 के पहले क्या आया होगा, 92 आया होगा, 92। तो मेरी संख्या लास्ट के 4 डिजिट कितने हैं, 92 और 93। इसमें अगर मैं 16 का भाग दूंगा भाई, लास्ट के 4 डिजिट ही चेक करना है ना। 16 क्या होती है, 2 की घात 4, तो लास्ट के 4 डिजिट चेक करना है। ये मैंने आपको डिविजिबिलिटी टूल में बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो को बैक करके देख लो। देखो 16 का भाग इसमें दो तो कितना जाएगा, 16 पंजो 80, 5 बार 80, यहाँ पे कितना आ जाएगा 12। अगला अंक यहाँ पे उतार दो आप। अगर आपको उतारने में समस्या हो रही है तो आप यहाँ पे सीडी लगा दो, 9 आराम से उतर जाएगा। ठीक है, कहीं खरोच भी नहीं आएगी। सीडी ढंग से लगाना है यहाँ पे ताकि ये अच्छे से उतर जाए। ठीक है, 16 अगला अंक उतार दिया आपने। 16 का भाग 129 में दो कितनी बार जाएगा, तो 16 घंटे होते हैं 128। 16 घंटे कितने होते हैं, 128। एक बच जाएगा यहाँ पे। अगला अंक सीडी उतार दो यहाँ पे 13। तो 16 का भाग 13 में जाता नहीं है भाई, ये डिवाइजर है ना, और ये क्या है, रिमाइंडर। तो मेरा 13 क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। तो इस सवाल का आंसर क्या है, 13। सवाल का आंसर क्या आया, 13। 13 ही तो आ रहा है ना। अरे किसी का कुछ और आ रहा है क्या, मेरा तो 13 ही आ रहा है भाई। गलत कर दिया होगा आपने, ढंग से देखो, 13 ही आएगा इस सवाल का आंसर। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो आप वीडियो को शेयर करने में कंजूसी ना करें, अधिक से अधिक लोगों तक जोड़े और अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाए ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो। आप नहीं बिल्कुल अकेले अकेले फ़ायदे ले रहे हो। कभी भी आपको मतलब वो नहीं बनना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, मतलब क्या बोलते हैं, कंजूस टाइप में, या मेरे दिमाग में नहीं आ रहा क्या बोलते हैं, मतलब कंजूस नहीं बनना चाहिए। ये नहीं कि वो पढ़ लेगा वो मेरे से आगे निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यूट्यूब पे वीडियो भरे पड़े हैं, मतलब कहीं से पढ़ लेगा वो। तो आप ये मत सोचना कि मैं उसको शेयर नहीं करूं। ठीक है, अगर आपको पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, बढ़िया समझ में आ रहा है, तो अपने दोस्तों को बताइए कि आप यहाँ से पढ़ो ताकि आपको बढ़िया समझ में आए। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आप उसको भी शेयर कर रहे होंगे, भाई मैं यहाँ से पढ़ता हूँ। वो जब आपसे पूछती होगी आप कहाँ से पढ़ते हो तो बताते होंगे भाई यहाँ से पढ़ते हैं। तो ठीक है, आज के लिए रखते हैं यहीं पे, तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद और टेक केयर। ध्यान रखिए अपना, अपनी वाली का भी ध्यान रखिए और अपने परिवार का भी ध्यान रखिए। उसी के लिए तो आप पढ़ रहे हैं, किसके लिए, परिवार के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। एक बार और बोल देता हूँ, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।